नमस्कार साथियों। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के 62वें व्याख्यान में आप सभी प्राध्यापक साथियों, शोधार्थी बंधुओं एवं हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक तथा मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रही है। आज का ये व्याख्यान 62वां व्याख्यान है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मणिपुर साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है और मणिपुर साहित्य एवं संस्कृति विषय पर आज की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर ई विजयलक्ष्मी जी, जो मणिपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापन कार्य कर रही हैं, उनका कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर एवं पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस मंजुनाथ जी एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के सभी साथी, सभी के प्रति मैं अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले चल रहे हैं। यह बहुत सुखद है कि पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत, उत्तर भारत एक त्रिकोण जो है बन रहा है आज, और ये बहुत ही सुखद है। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर ई विजयलक्ष्मी जी, जो मणिपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं उनका परिचय देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज की मुख्य वक्ता का परिचय देने की कृपा करें। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आवाज आ रही है? जी जी सर। आज के इस 62वें व्याख्यान माला के क्रम में आज जो हमारा व्याख्यान माला है वो 62वां अंक है इसका। मैं आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का, शोधार्थियों का, प्राध्यापकों का और आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूँ। आज के इस व्याख्यान माला में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मणिपुर साहित्य और संस्कृति, एक प्रदेश की साहित्य और उसकी सांस्कृतिक घटकों को समझने की आवश्यकता हमें बराबर रहती है। और आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी मणिपुर में ही हैं और उनका बड़ा गहरा अध्ययन है, बड़ा अच्छा काम किया है मणिपुर में आपने। तो आप मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी, आपका जन्म 1 मई 1971 को हुआ है और रचना कर्म के क्षेत्र में आपके बहुत सारे दायित्व आपने निर्वाह किए हैं। एक अध्यापन का जो क्रम है उसके साथ साथ लेखन का क्रम, आलोचना का क्रम, शोध का क्रम भी आपने लगातार निरंतर जो है चलाया है। इसी के फलस्वरूप बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा काम किया है साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में। आपका पहला काम समकालीन हिंदी उपन्यास समय से साक्षात्कार के रूप में सामने आया। समकालीन उपन्यासों की दुनिया और उसका समय से जो सामना है उसको लेकर के। ऐसे ही दूसरा आपका कार्य है उपन्यासों के सरोकार। उपन्यासों के विवेचन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उपन्यास क्यों, सरोकार को लेकर के शायद पहली बार कोई चर्चा इस तरीके से बड़े फलक पर हुई है। मणिपुर हिंदी के विमर्श समीक्षा की पुस्तकें हैं। इसमें जो मणिपुर में हिंदी की पुस्तकें छपी होंगी उनकी आलोचना और उनकी समीक्षा, उनकी जो है प्रदेश के बारे में इस पर चर्चा की गई है। पर्वत के पार, धरती, क्षितिज और प्रतिशोध, ये मणिपुरी से हिंदी में अनुदित कहानियों के संग्रहों के नाम हैं।
अनुवाद एक बड़ा महनीय कार्य का जो है कर्म है, और इस आधार पर जो है डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी जी ने मणिपुर के साहित्य से चुन करके कहानियों को, जो पर्वत के पार, धरती, क्षितिज और प्रस्तोत, ये 4 संग्रहों में हिंदी में अनुवाद करके छापी गई। अब इससे हिंदी साहित्य कितना समृद्ध हुआ है इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि सुदूर प्रदेश की जो है संस्कृत से जुड़ करके जो चीजें साहित्यिक विधा में हमारे सामने आ रही हैं वो हिंदी में हमको मिल पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, भाषा, साहित्यामृत, राष्ट्र सेवक, समन्वय, पूर्वोत्तर, अक्षरा, अक्षर पर्व जैसी पत्र पत्रिकाओं में आप निरंतर सक्रिय हैं। आपकी लेख, कविताएं और अनुवाद की जो चीजें, कविताएं और गद्य रचनाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। अध्यापन और लेखन के अलावा भी आपने अन्य भागीदारियां भी की हैं, आपकी अन्य सक्रियताएं भी हम लोगों के लिए रेखांकित हैं। पत्र पत्रिकाओं में आपका निरंतर लेखन चलता रहा है। दूरदर्शन के लिए भी आपने कुछ कार्य किए हैं। पूर्वोत्तर में हिंदी प्रचार और पत्रकारिता के लिए भी आपका कार्य रेखांकित किया गया है। स्त्री सशक्तिकरण और व्यक्तित्व निर्माण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं में आपकी सक्रिय सहभागिता और भागीदारी रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगोष्ठियों में आपकी प्रतिभागिता, पत्रवाचन, संचालन, ऐसे बहुत सारे कार्य में आप लगातार संलग्न हैं। आपने नागरिक लिपि परिषद की आजीवन सदस्यता ले रखी है। भारत वसुंधरा की आप क्षेत्रीय सचिव हैं। पूर्वोत्तर अध्ययन मंडल की स्थायी सदस्य हैं। आपको अनुवाद के लिए तुका महाने साहित्य सम्मान महाराष्ट्र अनुवाद परिषद द्वारा दिया गया है। और भी तमाम सारी उपाधियां और पुरस्कार वगैरह आपको मिलते रहे हैं, जिनकी सूची बड़ी लंबी है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत ना करके आज के इस अवसर पर हम लोग मणिपुर साहित्य और संस्कृत के बारे में डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी जी के माध्यम से जो भी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे वो हिंदी साहित्य के विकास में, उसकी समृद्धता में बहुत सहायक होगा। आज के इस अवसर पर उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 62वें व्याख्यान के आमंत्रण को स्वीकार किया है, उसके लिए आयोजक मंडल, हिंदी विभाग लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, हिंदी विभाग पोम्पई कॉलेज कर्नाटक, दोनों आपके आभारी हैं। और दोनों प्रबंध संस्थानों की ओर से और समस्त उपस्थित विद्वानों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी। धन्यवाद इस हेतु कि आपने आज के मुख्य वक्ता के बारे में परिचय दिया और उनका स्वागत किया। आप अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा के, और अब मैं बिना किसी और औपचारिकता के मैं सीधे आज की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा कि वो रूबरू हों और अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। आपका स्वागत है। धन्यवाद। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के 62वें कड़ी के इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी का मैं अभिनंदन और वंदन करती हूँ। ये आयोजन जो है वो अपने आप में बहुत विशेष है। जैसे कि पहले भी आप लोग बता चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने भी बताया, जयशंकर जी ने भी बताया और मिश्रा सर ने भी बताया कि ये उत्तर और दक्षिण का एक समन्वय है, और उत्तर और दक्षिण के संयुक्त एक संयोग से एक कार्यक्रम आप लोगों ने आरंभ किया है। और मैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमांत प्रदेश मणिपुर से आपके साथ जुड़ रही हूँ। तो ये अपने आप में आप लोगों के कर्मठता का भी परिचय देता है ये कार्यक्रम, कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम कोरोना के काल में ही अक्टूबर 2020 में आप लोगों ने शुरू किया था, और इसकी जो निरंतरता बनी हुई है ये आप लोगों की लगन और कर्मठता को प्रमाणित करता है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के समक्ष इस पटल के माध्यम से जुड़ सकी हूँ। आप लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस पटल से जुड़कर आप सभी के समक्ष अपनी कुछ बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। आदरणीय डॉक्टर शैलेशनाथ मिश्रा जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, डॉक्टर S.A. मंजुनाथ, अध्यक्ष हिंदी कॉलेज पोम्पई कॉलेज एकला, मंगलुरु कर्नाटक, और अध्यक्ष कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी शिक्षक संघ, और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, इनसे तो मेरा फोन पर
एक आध बार बात भी हुई है। और आपका प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, लाल बहादुर शास्त्री हिंदी डिग्री कॉलेज, आप सभी को और इनके अलावा जो आयोजन समिति के सभी सदस्य हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें हमें जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं फिर आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपने इस व्याख्यान में, जैसे कि मेरा शीर्षक है मणिपुर साहित्य एवं संस्कृति, तो मैं इस मैंने अभी मेरा अनुज ही है, सिक्किम में पढ़ाते हैं। अभी प्रदीप त्रिपाठी जी को देखा, मेरे कुछ विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, बाकी सबको मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, लेकिन आप सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं मणिपुर के बारे में थोड़ा सा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मणिपुर के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी, और क्योंकि हमारे समाज का जो ऐतिहासिक विकास होता है उसका हमारे साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम निश्चित रूप से ये देख सकेंगे कि किस तरह से समाज में, इतिहास में जो बदलाव आए हैं उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा। और मुख्य रूप से मैं अपनी जो बात है वो थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ में जो हमारा साहित्य रहा है उसके बारे में करूंगी, मणिपुरी साहित्य के विकास की थोड़ी सी चर्चा करूंगी। और मूलतः मैं, जैसे कि मिश्रा सर ने कहा कि मैं उपन्यास को ज्यादा मेरी रुचि है उपन्यास में, तो आज की जो बातें हैं आधुनिक युग में जो मूलतः उपन्यास पर ही मैं अपनी बात केंद्रित रखूंगी। और उपन्यास भी, सारे उपन्यासों की चर्चा संभव नहीं है, तो कुछ चयनित उपन्यासों की मैं यहाँ आपके सामने अपनी बात उन उपन्यासों के माध्यम से रखना चाहूंगी। इसके लिए मैं मणिपुर के बारे में बताऊं, इसके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार किया है, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इसको देख सके। मणिपुर को दूर से ही सही थोड़ा सा आप लोग उसको अनुभव कर सके, चित्रों के माध्यम से ही सही। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। जी जी मैडम, दिख रहा है जी। मेरा विषय मणिपुर और साहित्य एवं संस्कृति। ये मणिपुर का मानचित्र है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मणिपुर जो है वो सीमांत उत्तर पूर्व में स्थित है और पर्वतमालाओं से घिरा हुआ एक प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न एक ऐसा राज्य है जो अपनी कला और संस्कृति ही नहीं बल्कि खेलों में अद्भुत प्रतिभा के कारण भी एक विशेष स्थान रखता है। इसकी सीमाएं जहां उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से मिलती है, तो पूर्व में अंतरराष्ट्रीय सीमा बर्मा यानी म्यांमार से मिलती है। यहाँ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 22,356 वर्ग किलोमीटर है, जो अधिकांश पहाड़ी इलाका है, और इसके कुल 16 जिले हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति उपजातियां निवास करती हैं। यहाँ की प्रमुख जाति मितई है और उनकी भाषा यानी हमारी भाषा जो है वो मणिपुरी है, और संपर्क की भाषा भी मणिपुर में मणिपुरी ही है। और मणिपुरी के अलावा या मैतेई के अलावा यहाँ 33 जनजातियां भी निवास करती है। और ये मणिपुर का एक मानचित्र है। यहाँ जो 16 जिले हैं वो अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। बहुत बड़ा राज्य नहीं है, फिर भी एक विशेष जो अपने जनजाति वर्ग है उनके कारण एक विशेष स्थान रखता है मणिपुर। ये विभिन्न जो जनजाति हैं उनके वेशभूषा है, ये प्रमुखतः मैतेई की वेशभूषा है। ये विश्व प्रसिद्ध लोकताक झील है जो कि फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, वो अकेला है उत्तर पूर्व में, और ये 287 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और देखा जाए तो ये बहुत सारे मणिपुर के लोगों के लिए जीवन का आधार भी है, क्योंकि यहाँ जो इस पानी में रहने वाले मछलियां हैं या इसमें अलग अलग जो पौधे हैं उनसे भी लोग जीविका अर्जन करते हैं।
ये थांगता यहाँ का एक मार्शल आर्ट इसका चित्र है। मार्शल आर्ट थांगता के लिए मणिपुर विशेष रूप से जाना जाता है। इसके अलावा ये हमारे यहाँ स्थानीय जो देवता की पूजा होती है, ये लाहराओ में माइबी जगोई है, और ये लाहराओ में विशेषकर इसका आयोजन किया जाता है स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए। लाए का अर्थ देवता होता है, हराओ यानी प्रसन्न करना। स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए जो आयोजन किया जाता है, उस समय ये नृत्य होता है। और मैं सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम मणिपुरी साहित्य का जो आदिकाल है उसको देखेंगे तो इस नृत्य या जो लहराव है उसके साथ उसका संबंध हमें पता चलेगा। फिर आगे जाकर ये उन मंदिरों का चित्र है जो वास्तव में सॉरी गरीब निवास के शासनकाल में ये निर्मित हुआ था। वास्तव में मणिपुरी के जो शाही इतिहास है, मैं यहाँ आप सबको बता दूं कि मणिपुर में इतिहास लेखन की एक परंपरा रही है और राजाओं ने अपने शासनकाल में इतिहास लिखवाया है और उसमें हर महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। हर एक घटना जो प्रतिदिन घटित होती है उन सब का उल्लेख किया गया है। और उस चिथारोल कुंबावा के अनुसार ईस्वी सन 33 में नोंगदा लाइरेन पाखंग ने शासन करना आरंभ किया था मणिपुर में। और मैतेई पद्धति के शासन में उस समय परिवर्तन आया जब 17वीं शताब्दी में राजा पामहिबा, जिसे गरीब निवास के नाम से जाना जाता है, उसने शांतिदास नामक जो वैष्णव धर्म के प्रचारक थे वो मणिपुर पहुंचे और उन्होंने शांतिदास यानी जो धर्म प्रचारक है उनसे गरीब निवास ने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। और वैष्णव धर्म को स्वीकार करने के बाद ही उन्होंने राजधर्म के रूप में वैष्णव धर्म को घोषित कर दिया। और यहाँ मैं ये बात भी उल्लेख कर दूं कि जो शांतिदास हैं उनकी प्रेरणा से राजा ने उस समय मीते मेघ में लिखित करीब 120 ग्रंथों को जला दिया था। और इसके स्थान पर मीते मेघ जो पहले से प्रचलित हमारी लिपि थी उसके स्थान पर वैष्णव धर्म को मानने के साथ ही बंगला लिपि को अपना लिया गया था। और लेखन के लिए खासकर जो रचनाएं हैं उसके लिए मीते में एक तरह से मना कर दिया गया, और क्योंकि राजा का आदेश था और बंगला लिपि पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। ये मंदिर ये एक महाबली हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा राम जी प्रभु का मंदिर है। ये दोनों ही मंदिर वैष्णव धर्म के प्रारंभ में, यानी कि जब धर्म का यहाँ एक तरह से नींव पड़ी और उस समय गरीब निवास ने ही ये मंदिर बनवाए थे, जो अभी भी उसी तरह बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग अभी भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि हिंदू धर्म के पर्व त्योहार हैं वो सब मनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर होली के अवसर का एक चित्र उपस्थित किया है आप लोग के सामने। यहाँ जो झोपड़ी बनाई गई है वो होली के दिन इसका दहन करते हैं, लेकिन ये होलिका की कहानी से थोड़ा सा अलग है। ये महाप्रभु है यहाँ पे और चैतन्य महाप्रभु है और इसकी अलग कथा है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है एक झोपड़ी में हुई थी और उस स्थान को कोई न जाने, ये एक पवित्र स्थान मानकर इनको फिर से मंदिर में स्थापित किया जाता है पूजा अर्चना के बाद, और उसके बाद इस झोपड़ी को जला देते हैं ताकि उस जगह जो पवित्र जगह है, पवित्र स्थान माना गया है, इस पर कोई पैर न रखे। तो इस तरह से हर मोहल्ले में बहुत ही बड़ी तरीके से होली का जो आरंभ है वो होता है और हमारे यहाँ 5 दिन तक होली को मनाते हैं। और दूसरी तरफ जो चित्र है बच्चों का, इसमें मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि खेलों का एक विशेष आकर्षण भी रहा है और खेल की भूमि ही कहा गया है, पावर हाउस कहा गया है खेलों का। तो यहाँ हर मोहल्ले में इस तरह के खेलों का आयोजन 5 दिनों तक, होली के अवसर पर 5 दिनों तक खेलों का आयोजन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेलों में मणिपुर ने अपना स्थान बनाया है उसके पीछे एक ये भी माना जा सकता है कि जो खेल के प्रति रुचि है वो बचपन में ही इस तरह के आयोजनों में हिस्सा लेकर पनपती है।
और इसके साथ ही मैं बता दूं कि अंग्रेजों का जो आगमन है वो 1835 के लगभग हुई थी, उनका आगमन शुरू हो गया था। लेकिन उनके आगमन के साथ 1891 में उनके हाथों मणिपुर जो है वो पराजय हो गया था। एक खुंगजोम नामक क्षेत्र में एक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और तत्कालीन मणिपुर राजा के साथ। और हार के बाद ये एक तरह से मणिपुर जो है ब्रिटिश के अधीन हो गया। और 1945 में जापानियों और एलाइड फोर्स के बीच जो युद्ध हुआ उसका भी मणिपुर साक्षी रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का साक्षी रहा है। जापानी मणिपुर से आगे तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन मणिपुर उस युद्ध से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और 1945 को युद्ध की समाप्ति का काल भी माना जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चित्र नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन यहाँ ब्रिटिश जो सैनिक मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी भी सिमेट्री, वॉर सिमेट्री बनी हुई है। दूसरी तरफ जापानी लोग जितने मारे गए थे उनकी भी वॉर सिमेट्री बनी हुई है। तो स्मृति के रूप में दोनों ही जो फोर्सेस थे उनके जो स्मृति चिन्ह है वो यहाँ मौजूद है। और इसके साथ मणिपुर के इतिहास की फिर मैं लौटूं तो अंग्रेज जो है इस युद्ध के बाद ही लगभग चले गए थे। और सन 49 अक्टूबर में 1949 में मणिपुर के तत्कालीन जो राजा थे बोधचंद्र महाराज, और उसने भारत सरकार के बीच शिलोंग में एक ट्रीटी के तहत मणिपुर को प्रिंसली स्टेट के रूप में भारत में विलय किया गया था। और 1956 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का अंग बना दिया गया। और आगे जाकर 1972 में एक तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा उसे प्राप्त हुआ, यानी कि भारत में विलय होने के 24 वर्षों बाद मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और त्रुटि के तहत जो वादे किए गए थे वे केवल कागजों पर ही जीवित रहे। मणिपुरी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। उस समय के साहित्यकारों ने अनशन तक किए, तब जाकर इसको 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। और अंततः 1992 में वो जगह मिली, यानी कि 8वें अनुसूची में इस भाषा को शामिल किया गया। और जब मैं उल्लेख कर दूं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय जो यहाँ मैंने चित्र दिखाया है ये मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है 1947। ये उस समय यानी कि भारत जब आजाद हुआ उससे पहले हमारा मणिपुर का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, एक किंगडम के रूप में इसको देखा जाता था। और भारत में विलय के साथ ही इसको खत्म किया गया, इस एक्ट को प्रभावहीन किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके कारण कह सकते हैं कि जिनके कारण जो मणिपुर का साहित्य है वो बहुत हद तक प्रभावित हुआ, क्योंकि इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साहित्य का संबंध होता है। और इन घटनाओं ने बहुत अधिक हमारे मणिपुर के साहित्य को प्रभावित किया है। और मैं इस संक्षिप्त इतिहास, मणिपुर के इतिहास के बाद मैं मणिपुरी जो साहित्य है उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। और मणिपुरी जो साहित्य है उसको विद्वानों ने प्रवृत्ति के आधार पर प्रमुखतः 3 कालों में विभक्त किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और निंगथौकुंजम खेलचंद्र ने अपने इतिहास अरीब मणिपुरी साहित्य के इतिहास में ईस्वी सन पहली से पूर्व की रचनाओं का उल्लेख भी किया है। यानी कि उनका मानना है कि पूर्व से भी, ईस्वी सन 1 के पूर्व से भी यहाँ की अपनी भाषा, उसमें जो साहित्य है उसका निर्माण होता रहा है। लेकिन लिखित रूप में प्रामाणिक जो साहित्य उपलब्ध है
उसके आधार पर इतिहासकार C.H. मणिहार सिंह जो है वो आदिकालीन मणिपुरी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी के आसपास से मानते हैं और इसका विस्तार 17वीं शताब्दी तक बताते हैं। और इस कालखंड को इन्होंने हिंदू मणिपुरी साहित्य के पूर्व का काल कहा है, क्योंकि हिंदू के प्रभाव से पहले जो साहित्य रचा गया वो मैती मयेक में रचा गया है। निंथाकुंजम खेलचंद्र सिंह ने अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया, पहली शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक का समय लिया है और उनका मानना है कि पामहिवा, जिसे गर्भनिवास के नाम से जाना जाता है, उससे पूर्व जितने भी साहित्य, प्राचीन साहित्य जो मैती मयेक में रचित थे, वो सब आदिकाल के साहित्य के अंतर्गत है। मध्यकाल के अंतर्गत उन साहित्य को रखा गया है जिन पर संस्कृत, बांग्ला भाषा और हिंदी का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देता है। और आधुनिक काल का आरंभ उस समय से माना गया है जब 1891 में खोंजम नामक स्थान पर मणिपुर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और महाराज कुलचंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा और अपना राज सिंहासन से छोड़ना पड़ा और परिणाम स्वरूप मणिपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से लेकर आज तक निर्मित जो मणिपुरी रचनाएं हैं, उन सबको इतिहासकारों ने आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है। और जैसे मैंने कहा, 1945 में जो विश्व युद्ध हुआ, जिसका प्रभाव बहुत ही भारत के अन्य राज्यों पर उतना नहीं पड़ा जितना कि मणिपुर पर पड़ा है। तो इस युद्ध को विभाजक रेखा मानते हुए आधुनिक काल के मणिपुरी साहित्य को युद्ध पूर्व और युद्धोत्तर साहित्य के नाम से भी विभाजित किया गया है। आदिकालीन मणिपुरी साहित्य के संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि इस काल की जो प्राप्त रचनाएं हैं, उनमें रचनाकारों का और रचना काल जो है वो उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि उन रचनाओं पर इन सब का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई जब रचना करता है तो अपना नाम लिखता है या समय का भी कई रचनाओं में उल्लेख किया जाता है, लेकिन मणिपुरी साहित्य में जो प्राचीन लिपि में लिखित रचनाएं हैं, उनमें ना तो नाम का पता चलता है, ना ही रचना काल का पता चलता है। तो इस के संदर्भ में डॉक्टर ग्रियर्सन का कहना है कि रचनाकार जो है उस समय संस्थागत रूप से प्रयास करते थे और उनका मानना है कि रचनाकारों का जो सामूहिक या समूह में मिलकर रचना को पूरा करने का एक काम होता था, वो राजा के आदेश से ही होता था और इसीलिए संस्थागत कार्य होने के कारण किसी रचनाकार का नाम उल्लेख नहीं किया जाता होगा, ऐसा अनुमान जो है वो ग्रियर्सन लगाते हैं। इन ग्रंथों पर रचनाकाल का उल्लेख नहीं मिलना जो है वो इतिहासकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी रही है कि कैसे साहित्य का इतिहास जो है उसको लिखा जाए बिना काल का विवरण देखे या बिना नाम को देखे। लेकिन इतना है कि जो प्राचीन लिपि है, आज हम उसको लिपि को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अभी 2005 से फिर मैती मयेक जो है उसको लागू कर दिया गया है और अब जो नई पीढ़ी है वो केवल मैती मयेक को जानते हैं, अब जो बंगला लिपि है उसको नहीं जानते। तो आदिकालीन जो साहित्य है उसके आधार पर प्राचीन काल से जो मणिपुरी साहित्य है उसमें जब अध्ययन किया गया तो इतिहासकारों ने बताया कि गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के साहित्यिक रचनाएं उस समय रची जाती थी। ये प्रमाण उपलब्ध है। और मणिपुरी भाषा में पद्य को शैरेंग कहा जाता है और गद्य को वारेंग कहा जाता है। निंथाकुंजम खेलचंद्र का मानना है कि लेखक लेखारोल और पुदिन आदि ग्रंथों में शैरेंग और वारेंग दोनों का सम्मिलित रूप में प्रयोग भी देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का हमारे पुराणों का अध्ययन किया है और उन्होंने इसको प्रमाणित किया। और मणिपुरी जो बंगला लिपि है, जो आम लोग जिसे 2005 से पहले जिस लिपि के माध्यम से मणिपुरी भाषा को और साहित्य को पढ़ा जाता था, उसमें उन्होंने इसको लिखा है। और आदिकाल के संदर्भ में कुछ मैं पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगी, पढ़ के कुछ आप सुनिएगा इसको।
उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि क्योंकि हमारे समझ में भी ये पूरी तरह से नहीं आती, लेकिन उस समय की ये भाषा थी हमारी निंगथौबू लाइनी। ये वास्तव में उसका अनुवाद किया गया है, ये हमारे समझ में आता है, लेकिन जो प्राचीन लिपि में लिखित है वो हमें समझ में नहीं आता। तो प्राचीन लिपि में लिखित जो वाक्य थे, पद्य थे, उसका निंगथौकुंजम खेलचंद्र ने मणिपुरी में अनुवाद किया। मणिपुरी जो उस समय चलती थी, जिसका लेखन बांग्ला लिपि से होता था। तो इसको फिर मैंने आप सबके समझने के लिए फिर इसका अनुवाद हिंदी में बताऊंगी। पंक्ति है जो आधुनिक मणिपुरी है, उसमें मैं पहले बता रही हूँ। निंगथौबू लाइनी निंगलबा गुरु न ताकप याथंगबू लेबना लेपथोक्त्रबा पुकनिंग शेंगना लाइबू निंगलबा मधुगी मखुत्ता थातोकनरबदी सना पुदोंगबा मथक्ता तंफाथिनबा गुम्बने। यानी इसका अर्थ हुआ, राजा को ईश्वर स्वरूप जो मानेगा, गुरु के आदेशों को मानेगा और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखेगा, उसके जिम्मे जो काम होगा उसका निर्वाह सुंदर ढंग से होगा। तो ये प्राचीन मणिपुरी या मैतेई मयेक में जो लिखित है उसके कुछ उदाहरण है, और इसके साथ ही कुछ ग्रंथ भी मिले हैं जिनका उल्लेख खेलचंद्र ने अपने इतिहास में किया है, और उनमें कुछ ऐसी पंक्तियां भी मिली हैं जो कुछ तो निश्चित स्वराक्षरों में निर्मित हमारे प्राचीन जो पद्य हैं उसका प्रमाण हमें उपलब्ध होता है। जैसे होय होय हा हा हा, होय होय हा हा, हेरिल्ला हाइते खुनलाइते, हया है दुबू थोइना हराउबा लैबरा लैबनेता हो हे हो हया नगेदा। इस तरह के पद्यात्मक रचनाओं का प्रयोग जो है वो लाहराउबा, जिसका उल्लेख मैंने किया था, स्थानीय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा आयोजित की जाती है, उसमें आज भी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है। तो मणिपुरी, प्राचीन मणिपुरी होने के कारण ये प्राय अब हम लोग के समझ के परे है, लेकिन इतना है कि उस समय तक जो इस तरह की रचनाएं होती थी, जो हमारे इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो हमारी संस्कृति, हमारा समाज जो है वो बहुत विकसित रहा होगा उस समय भी। इस तरह के और भी कुछ पद्यों का उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूंगी। जैसे कि पद्य लेखन के अन्य पद्धतियां भी इस समय प्रचलित थी, और पद्य की पंक्ति को खोंगफम कहा जाता था। ये इतिहास ग्रंथों में उल्लिखित है कि पंक्ति जो होती थी, पद्य की जो पंक्ति है उसको खोंगफम कहा जाता था, और प्रत्येक खोंगफम में स्वराक्षर जो है वो उसकी निश्चित संख्या होती थी। जैसे खोंगफम जो है उसमें 5-5 स्वराक्षर वाले पद्य का मिलना, और 7-7 स्वराक्षर का प्रयोग किया जाना, और 3-3 पंक्तियों की कविता, इस तरह के उदाहरण भी हमको मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने बोलूं तो पोइरई खुलिंग मई खंगसुत मैसेंग मई खौदू नुंगशेंग मई। मई जो है वो आग के लिए है, और ये आग के संदर्भ में, आग पर आधारित ये पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें क्योंकि प्राचीन मणिपुरी में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ पूरी तरह से, और इसके लिए बहुत अभी उनका संपर्क करना होगा जो वास्तव में प्राचीन मणिपुरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस तरह से प्रमुखतः 5 या 7 स्वराक्षरों की पंक्तियों में जो कविताएं अधिक लिखी जाती थी, और इस तरह की भी पद्य उपलब्ध है जो हर तीसरी पंक्ति का अंत से या दे से किया जाता है। ऐसे भी पद्य मिले हैं, और ऐसे भी पंक्तियां हैं जो ओ, हर पंक्ति का अंत जो है वो ओ से करते हैं, यानी ओ का तुक बिठाते हुए एक पद्य लेखन की एक विशेष पद्धति भी उस समय प्रचलित थी। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। सगोल चेन से लांजेन से उरान चिंगदोन लोमलू से खांगला पुतपू पूरु से। इसके इसी तरह के एक और पंक्ति है। कुम कुम सेक सेक कुम सेक सेक सन्ना ननखा नुंकारे नुंका लेते नुंगलई सना लेते तोंगता लेते सा लेते तोंगलई सन लेते
तो इस तरह से ये रचनाएं जो है वो मिति मयेक में ही उपलब्ध है। और इस काल या इस तरह की जितनी भी रचनाएं उपलब्ध है उसका प्रमुखतः जब प्राचीन या स्थानीय देवताओं की पूजा होती है तभी इस तरह के जो शब्दावली है वो हमें सुनने को मिलता है। आज बहुत कम लोग रह गए हैं जो इस तरह की भाषा को जानते हैं, समझते हैं। इस समय के बाद दूसरा यानी मध्यकाल जो है वो आता है, और मध्यकाल वास्तव में हिंदू धर्म, बांग्ला भाषा, संस्कृत और हिंदी के प्रभाव से निर्मित साहित्य है इस कालखंड में। और विशेषकर राजा के आश्रय में रहकर मणिपुरी भाषा में कई ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ है, जैसे राम से संबंधित रामायण का, कृतिवासी रामायण का विशेषकर बहुत कृतिवासी जो रामायण है वो बहुत लोकप्रिय रहा है उस समय। और गरीब नवाज ने भी कहा जाता है कि अपने सेवक, क्षमा सिंह नाम के उनके सेवक थे, और उन्होंने मणिपुरी भाषा में रामायण उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उनका मानना था कि रामायण को सुनने के बाद जो व्यक्ति का या मानव का जीवन है वो उसका उद्धार हो जाता है। तो इस विश्वास और आस्था के कारण उन्होंने रामायण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। और क्षमा सिंह ने अपने नेतृत्व में कुछ विद्वानों को अपने साथ लेकर, जिसमें नाम लिया जाता है कि प्रेमानंद कुमनथेम, रामचरण नोंगथुम्बा, मुकुंदराम खुइसनाम, नोंगयाय, लक्ष्मी नारायण साई, लक्ष्मी नारायण इरोइबा, मयोइसना खुबा, ये सब इन सब विद्वानों का साथ लेकर कृतिवासी रामायण के 7 कांडों का, जिसमें आदिकाल, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड का मणिपुरी में अनुवाद किया गया था। और इस तरह मणिपुरी भाषा में जो राम कथा उपलब्ध है उसे उस समय की देन माना जाता है। और इसे केवल पूरी तरह से अनुवाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन विद्वानों ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समाज और यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है उसके आधार पर इस रामायण को पुनर्निर्मित किया है, एक तरह से पुनर्रचना की है। तो इस रामायण को मणिपुरिया रामायण कहा जाता है। और इसके साथ ही मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण कवि भी हुए हैं अंगम गोपी नाम से। वो ये एक तरह से बहुत सर्वप्रमुख नाम हम कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये न केवल प्राचीन मणिपुरी या मैतेई लोन जो है उसमें रचना करते थे, बल्कि ऐसे विद्वान थे जो बांग्ला और संस्कृत के भी ज्ञाता थे, और गरीब निवास के राज्यसभा के ये विद्वान थे। तो उन्होंने बहुत सारे रचनाएं उन्होंने की हैं, जिसमें राम के गाथा का हमें पता चलता है। राम के विभिन्न जो प्रसंग है, जो रामायण के प्रसंग है, उनका भी उन्होंने अलग अलग ढंग से इसकी रचना की है। इसके अलावा महाराज भाग्यचंद्र के शासनकाल में भी लबंग कोंथौ जाम्बा नाम का एक रचनाकार थे। उन्होंने राम नोंगाबा यानी राम का स्वर्गारोहण नाम से पुस्तक भी लिखी थी। और महाराज लावण्य चंद्र के समय में भी श्रीदाम कशामचा ने एक पूर्ण रामायण कथा की रचना की थी। तो इस कालखंड में प्रमुखतः भक्तिपूर्ण रचनाएं ही अधिक रची गई हैं। मध्यकाल यानी भक्ति से संबंधित रचनाएं ही लिखी गई है। और 1891 के बाद का जो समय है वो मणिपुर के लिए एक बदलाव का समय है, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन हो गया। उसके बाद मणिपुर में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने लगा, सूचना के माध्यमों में और यातायात के साधनों में सुधार हुआ, और साथ ही पाश्चात्य भाषा और साहित्य का भी प्रभाव मणिपुरी भाषा और साहित्य पर पड़ने लगा। तो इन सब स्थितियों ने मणिपुरी साहित्य के लिए नवजागरण के पृष्ठभूमि का काम किया। और इन सब के परिणाम स्वरूप जो युगीन परिस्थिति है उसने निश्चित रूप से मन मस्तिष्क मणिपुर के लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाला है। और रचना के संदर्भ में भी कविताओं का तो प्रयोग बहुत होने लगा था, लेकिन गद्य का जो आरंभ है वो बहुत थोड़ी देर से हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर पहला जो उपन्यास है उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगी, फिर आगे जाकर अन्य जो उपन्यास रचनाएं हैं उनके चयनित उपन्यासों की चर्चा करूंगी। तो पहला मणिपुरी जो उपन्यास है
डॉक्टर कमल का लिखा हुआ माधवी नाम का उपन्यास 1930 में प्रकाशित हुआ था और इसे ही प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। और यह वो समय था जब समाज में अशिक्षा, अज्ञानता, अमीर और गरीबी में बहुत बड़ी खाई से बनती जा रही थी। एक भेदभाव जो है वो समाज में व्याप्त था और डॉक्टर कमल जो है इससे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपने उपन्यास में इसी समाज को चित्रित किया है जहाँ समाज आर्थिक बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, शोषण, अत्याचार का बोलबाला है। जैसे कि शीर्षक माधवी से पता चल रहा है कि ये स्त्री पात्र है और इस उपन्यास में माधवी का जो जीवन है उसको कथा का केंद्र बनाया गया है और इसके साथ ही दूसरी नायिका कह सकते हैं उरीरई का भी इन्होंने उल्लेख किया है। उरीरई और वीरेंद्र कुमार के सहज आकर्षण और उनके जीवन में जो आने वाली मुसीबतें हैं उससे कथानक का विकास होता है। कमल ने माधवी के चरित्र को तो बहुत आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। वो स्वार्थ त्याग, संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम का भाव जैसे विशेषताओं से उसको भर दिया है। लेकिन कथानक जो है उसके विस्तार में उरीरई और वीरेंद्र के उनके जो सच आकर्षण या प्रेम भाव है उसका विकास होते हुए और अंततः दोनों का मिलन दिखाया है। और दूसरी तरफ माधवी जो है वो पूरी तरह से त्याग के रास्ते पर जाती है। मानवतावाद जो है वो वहाँ हावी दिखाई देती है। और लेकिन इतना अवश्य है कि काव्यात्मक शब्द चित्रों के द्वारा बहुत सुंदर अभिव्यक्ति इस उपन्यास की विशेषता है। भाषा प्रयोग के संदर्भ में कमल जो है वो बहुत कुशल माने जाते हैं और उस समय के सामाजिक समस्या, उस समय सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको अन्य जो उपन्यासकार हैं उन्होंने भी लिखा है। लेकिन मैंने कुछ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चयनित कुछ उपन्यासों की मैं चर्चा करूंगी। इसमें अगला उपन्यास मैं हिजम अंगांगहल, ये नवजागरण कालीन साहित्यकार हैं और इन सब ने कविता में भी बहुत अपने जो कविता को पुष्ट किया है, समृद्ध किया है अपने कौशल से। इसमें हिजम अंगांगहल जो है उनका उपन्यास आया जहरा 1940 में और इस उपन्यास में नवजागरण कालीन जो सामाजिक बोध है वो प्रस्तुत किया गया है। और तत्कालीन समाज में इस उपन्यास में भी जो छुआछूत, वर्ग भेद और उससे उत्पन्न जो विकट स्थिति है उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी कि जो वैष्णव धर्म के प्रचार से पहले इस तरह का जो भेदभाव है, जाति या ऊंच नीच है, इस तरह का कोई भेद नहीं था। जाति विहीन हमारा समाज माना जाता है, आज भी है। लेकिन बीच में जो ब्राह्मण या जो उसका या ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ा और इसके चलते जो नवजागरण कालीन साहित्य है उसमें इस व्यवस्था का, जिसके कारण वर्ग भेद, जातिगत ऊंच नीच की बात जो आती है उसका विरोध किया गया या इसको खत्म करने के का प्रयास जो है वो साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से किया। इसमें जैसे कि जहरा जो उपन्यास है, इसमें दिखाया गया है कि ज़ाहिरा एक मुसलमान लड़की है और वो एक हिंदू युवक, कुंजो नाम का एक हिंदी युवक है, उससे प्रेम करती है और हिंदू के प्रति उसकी आस्था, जहरा के मन में हिंदू धर्म के प्रति बहुत गहरी आस्था है। वो तुलसी की पूजा करती है और सुबह के समय धूप बत्ती करती है, शाम के समय धूप बत्ती करती है। ये हमारे संस्कृति का अंग है। मैं यहाँ उल्लेख कर दूं कि प्रत्येक हमारे मणिपुर में प्रत्येक घर में सुबह सूर्य की पूजा की जाती है, जल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, धूप बत्ती से उनका पूजा अर्चना की जाती है और शाम के समय फिर आंगन को धोकर पोंछकर फिर शाम के समय धूप बत्ती की जाती है। तो यही सब प्रक्रिया जो है वो जहरा भी करती है, जबकि वो मुसलमान है। लेकिन यहाँ फिर होता यह है कि कुंजो जो है दोनों
प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कुंजो को लगता है कि वो लोग नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये उस समय के समाज का यथार्थ था कि हिंदू और मुसलमान दोनों का मिलन जो है वो संभव नहीं था। इसीलिए जब दोनों को ये एहसास होता है कि वो मिल नहीं पाएंगे, तो जो कुंजो नाम का युवक है वो अपनी प्रेमिका यानी जहरा की हत्या कर देता है, और वो सोचता है कि मैं खुद भी मर जाऊंगा, इसको मार के मैं खुद मर जाऊंगा। लेकिन जहरा की हत्या करने के बाद वो खुद मर नहीं पाता। ये विडंबना है, ये दुखांत एक उपन्यास है, लेकिन इसमें सामाजिक सौहार्द और सदाशयता का संदेश जरूर मिलता है, जहाँ एक मुसलमान लड़की को पूजा आराधना करते हुए दिखाया गया है। और दूसरी तरफ इस उपन्यास पर गांधी जी के जो स्वाधीनता के लिए आवश्यक उन्होंने जो माना था, हिंदू मुसलमानों में एकता की आवश्यकता जो बात करते थे, उस से लगता है कि हिजम आंगहल भी प्रभावित थे, और उन्होंने गांधी दर्शन या गांधी विचार से प्रभावित होकर ही ये रचना रची हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उस समय तक, क्योंकि 1940 जो है वो आंदोलन का एक समय है, दौर चला है, और 42 में तो गांधी जी करो और मरो, करो या मरो का नारा तक दे देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। तो ये तीव्र आंदोलन, भारत भर में आंदोलन का समय था, और हिंदू मुसलमान एकता की आवश्यकता उस समय बहुत महसूस की जा रही थी। तो संभव है कि उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर ये उन्होंने उपन्यास लिखा हो। इसके बाद 41 में उपन्यास आया शीतलजीत, राजकुमार शीतलजीत का थादोपा। थादोपा यानी त्याग। इसमें भी ये एक आदर्श चरित्र को खींचा गया है। सदानंद नाम का एक युवक होता है, और वो कलकत्ता में पढ़ने के लिए जाता है। उसके पिता होते हैं और वो उसको बहुत पढ़ाना चाहते हैं, और कलकत्ता में जाने के बाद वो विभिन्न जाति वर्ग लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है। तो जब वो लौट कर आता है मणिपुर, तो यहाँ जो उस समय ब्रह्म सभा हुआ करता था, वो उससे समाज से निष्कासित कर देते हैं। गरीब और लाचार है सदानंद, क्योंकि कुछ समय बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पढ़ा लिखा एक MA पढ़ चुका युवक है, लेकिन पैसा, यानी उस समय तक भ्रष्टाचार के भी कुछ स्थिति उभरने लगी थी। तो यही प्रतिबिंबित करते हुए मुझे लगता है कि शीतलजीत ने इस चरित्र को खींचा होगा। उन्होंने ये दिखाया है कि जो सदानंद है वो नजराना नहीं दे पाता, और वो उसके हाथ नौकरी भी नहीं लगती, और गरीबी से तंग आकर उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। और लेकिन जो नायक सदानंद है वो गीता के उपदेश से बहुत प्रभावित है, और वो कर्मयोगी बन जाता है, यानी कर्म करो, कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान हो जाता है, और एक आदर्श समाज निर्माण करने का प्रयास लगातार करता रहता है। और यहाँ कुछ हद तक वैष्णव धर्म और वैष्णव रीति नीति के प्रति लेखक की जो आस्था है वो भी हमें दिखाई देती है इनके लेखन में। इसके अलावा 52 में RK एलांगबम का एक उपन्यास आया, मरुपनी। ये थोड़ा सा लीक से हटकर उपन्यास है, जो अब तक रोमानी प्रवृत्ति के चरित्र को चरित्रांकन होता था, और इसके साथ आदर्श चरित्र या आदर्श समाज प्रमुख रूप से उपन्यास के केंद्र में था। लेकिन इसमें कुछ यथार्थ की ओर मुड़ते हुए हमें दिखाई देता है। उपन्यास का जो रुख है वो यथार्थ की ओर हमें दिखाई देता है। इसमें 2 ऐसे बच्चों के कष्टदायक जीवन की कथा कही गई है, जो वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अनाथ हो गए थे, और युद्ध के चपेट में आए गांव और शहर की जो स्थिति थी उसको इस उपन्यास में दिखाया गया है। और ये एक वास्तविकता है। मणिपुर के लोगों ने इस युद्ध के जो भयावह स्थिति है उसका सामना किया है। लूटपाट
और बहुत दयनीय स्थिति कई लोगों की हो गई थी। और जब अचानक ही 10 मई 1945 में बमबारी हुई तो बहुत लोग तैयार भी नहीं थे कि ये सूचना मिली थी कि बमबारी होने वाली है या युद्ध यहाँ तक पहुंचने वाला है। ये लोगों को जानकारी थी। ये खुद मैंने अपने नानी से और अपने बाबा से सुना है। वो कहते हैं कि उनको जानकारी थी और वो लोग खुदाई कर रहे थे कि बमबारी होगी तो गड्ढा खोद के वो लोग रहेंगे, लेकिन इतने में ही बमबारी शुरू हो गई और जैसे तैसे उन सबको भागना पड़ा। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जब इस बमबारी से डर कर या युद्ध की जो स्थिति है, जहां अंग्रेज और जापानी जो सेना है वो आमने सामने हो रहे हैं, उस समय यहाँ के लोगों को किसी न किसी तरह अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। मेरी नानी कहा करती थी, मुझे अभी तक याद है, कि जापानलान कहा जाता है यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध को। जापानलान यानी जापानी युद्ध। तो नानी कहती थी कि जापानलान के समय वो लोग अमीर हो गए थे जो मृत्यु से नहीं डरते थे। ये उन्होंने कही थी कि जो मृत्यु से नहीं डरते थे वो निकल के कमाने के लिए निकल आते थे, उनको मृत्यु भय नहीं था, वो ही धनवान बन गए थे। तो ऐसी भयावह स्थिति थी उस समय, लूटपाट मचा रहता था। और ऐसे में जो इस उपन्यास में मरुपअनी में दिखाया गया है आर के एलांगम के द्वारा, ये यथार्थ का चित्रण था। इसीलिए ये थोड़ा सा लीक से हटकर, अब तक के उपन्यासों से थोड़ा सा हटकर हमें दिखाई देता है। इसके बाद सन 60 से लेकर 80 तक का जो समय है वो बहुत ही तीव्र परिवर्तन का काल रहा है। और इसी कालखंड में मणिपुर ने उग्रवाद की समस्या का भी सामना किया है। उग्रवाद की समस्या समाज में जो अस्थिरता, मारकाट, राजनीति का व्यापारीकरण, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, जो एक आजाद हिंदुस्तान की बात हम करें तो जो आधुनिक होने की जो जिसको हम पहचान कहते हैं, वो सब मणिपुर में भी पहुंच गया था। और उपन्यासों में इन सबको भी स्थान मिला है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव और मानवीय संबंधों में आए बदलावों को बहुत ही बेबाकी से जो उपन्यास है उसमें दिखाया गया है। इसमें सबसे उल्लेखनीय, इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय जो उपन्यास है वो हिजम गुण सिंह का 83 में एक उपन्यास आया था, वीर तिकेंद्रजीत रोड। वीर तिकेंद्रजीत जो है वो हमारे यहाँ का योद्धा है, जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध जंग लड़ी और इनको फांसी की सजा दी गई थी। आज तक हम उनको स्मरण करते हुए उनका दिवस जो है वो मनाते हैं। लेकिन एक आदर्श जो एक चरित्र है, उनके नाम से जो एक मार्ग का, एक पथ का नाम रखा गया, वीर तिकेंद्रजीत रोड, ये वास्तव में जो अवैध जिसको कहा जाता है, उससे जुड़े हुए गतिविधियों का एक प्रतीक बन गया। ये एक विडंबना थी, क्योंकि इस उपन्यास में आदर्श नारी चरित्र जो अब तक देखा गया है उसका वर्णन नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी स्त्री का वर्णन हुआ है जो अनमेल विवाह के कारण अंततः उसको बलात्कार का शिकार होना पड़ता है या अभिशप्त है उसके लिए। ऐसे एक स्त्री का चित्रण इसमें हुआ है। इसमें दिखाते हैं कि प्रीतम नाम की एक स्त्री है जो धोखे से इसका विवाह जो है एक विधुर, यशवीर नाम के एक विधुर के साथ कर देते हैं। उसका पहले से ही 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। और प्रीतम का जो विवाह है उस के प्रति वो ज्यादा संतुष्ट नहीं है प्रीतम, लेकिन लाचार है। दूसरी तरफ यशवीर का जो छोटा भाई है जगजीत, उसका बलात्कार करता है, उसके बलात्कार की वो शिकार होती है। ऐसे जिंदगी से तंग आकर गर्भवती अवस्था में वो अपने घर से भाग निकलती है और यशवीर के ड्राइवर शहजादा खां नाम का उसका ड्राइवर है, उसके साथ फिर रहने के लिए विवश होती है। यहाँ परिस्थितिवश अपनी अस्मिता को तिलांजलि देती विवश नारी जो है वो हमें दिखाई देती है। और ये आधुनिक बन रहे मणिपुरी समाज या आधुनिकतावाद जो है उसका प्रभाव इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। और कई बार इस उपन्यास को पढ़ते हुए, खंगालते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे जैनेन्द्र के जो एक उपन्यास है जिसमें निर्मल
शायद उसका नाम है, उसकी याद दिलाने वाला ये उपन्यास है। इसके बाद 91 में एक और उपन्यास आया अरिवम चित्रेश्वर शर्मा का, थरोशंग। ये थरोशंग भी स्त्री पात्र का नाम है, और उस समय यानी मणिपुरी समाज के तत्कालीन जो आर्थिक भ्रष्टाचार, राजनीति उठापटक और विशेषकर मादक द्रव्यों की तस्करी, बेरोजगारी, उग्रवाद की समस्या, हड़ताल, आंदोलन, बंद, जो मणिपुरी समाज का पर्याय बन गया था 80-90 के दशक में, इसको इस उपन्यास में प्रतिबिंबित किया गया है। थरोशंग भी गरीब विधवा अपानबी नाम की एक लड़की है, उसकी बेटी है, और उसके भाई, वो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर रहने के लिए आती है। मामा उसके शहर में यानी इम्फाल में रहते हैं, लेकिन उसकी मामी का जो भाई है वो उसके प्रति एक तरह से गलत व्यवहार करता है, और इसके बदले थरोशंग भी जो है उसको चाकू मार देता है। वो चुप नहीं रहती है, उसके अत्याचार को सहन नहीं करती, बल्कि चाकू मार देता है। और इलाज के दौरान इसमें दिखाया गया है कि कुछ अनजान युवक अस्पताल में आते हैं और इसको मार देते हैं। जो अनजान युवक है वास्तव में उस समय के जो उग्रवाद से जुड़े हुए या उग्रवाद के किसी संगठन से जुड़े हुए सदस्य के रूप में उसको चित्रित किया गया है। नाम वाम कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उस समय तक, क्योंकि उस समाज में या उस समय जो है उग्रवादी जो संगठन में शामिल होते थे वो इस तरह के काम किया करते थे, जो गलत होता था उसको सजा देते थे, क्योंकि न्याय व्यवस्था से आम लोगों का जो विश्वास है वो बहुत उठ गया था, और ये एक तरह से मान्यता प्रचलित हो गई थी कि जो गरीब है उसको न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय चाहिए तो हमें खुद को इसके लिए खड़ा करना होगा। तो इस तरह की जो परिस्थिति है उसका चित्रांकन इसमें किया गया है। और इसी तरह से ही एक और उपन्यास आया 2006 में वरकन्या का, लेकंगला नाम से। लेकंगला का अर्थ होता है मरुभूमि। जो लेकंगला उपन्यास है, वास्तव में वरकन्या ने खुद अपने उपन्यास में बताया है कि ये 80 के दशक में लिखा हुआ उपन्यास था, और उन्होंने बताया कि इसको बहुत सालों बाद, ये 80 का जो लिखा हुआ उस समय खत्म कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको प्रकाशित नहीं करवाया, बल्कि 2006 में इसका प्रकाशन हुआ। और ये खुद लिखती हैं कि इन्होंने बहुत संशोधित किया है, उसके बाद इसको प्रकाशित करवाया है, क्योंकि 80 के दशक में जो उग्रवादी संगठन थे उनके प्रति लोगों के मन में जो भावना थी उसमें, और 2006 तक आते आते जो भावना थी उसमें बहुत बदलाव आ गया था। 1980 के आसपास जो उग्रवादी संगठन थे वो उनका एक आदर्श हुआ करता था, और अधिकतर उन उग्रवादी संगठनों में वो युवक शामिल होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, बेरोजगार हो गए थे और अंततः लाचार होकर उस रास्ते पर निकल गए थे। तो वो अपने आदर्शों के साथ, जो इनके सिद्धांत थे उसके साथ जुड़े रहते थे, इसका उल्लंघन नहीं करते थे। लेकिन 2006 तक आते आते व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि वो भी पदभ्रष्ट हो गए थे, और जो आदर्श या सिद्धांत है वो नाम मात्र के रह गए। व्यवहार और सिद्धांत में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देने लगा। तो इसमें संशोधन करने का उद्देश्य उनका यही था, क्योंकि 80 में जो उपन्यास लिखा गया था निश्चित रूप से उस समय उन उग्रवादी जो समूह है उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक कुछ लेखन किया गया होगा, इसीलिए उस समय प्रकाशित भी नहीं करवाया। और 2006 तक आते आते लोगों के मन में उनके प्रति आक्रोश पनपने लगा था, उनके प्रति विरोध, क्योंकि वो केवल लोगों से धन इकट्ठा करते थे और अपना घर भरने लगे थे। जो न्याय या पहले के जो उनके सिद्धांत थे उससे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया था। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से इन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए थे, संशोधित किए, उसके बाद ही इसको प्रकाशित करवाया। इसमें एक पात्र है थोइबा नाम का, जो कि नायक है। ये इसमें दिखाते हैं कि ये जेल में बंद है और अपने अतीत को याद करते हैं, अपनी प्रेमिका को याद करता है, और इसके पूरे उपन्यास में किस तरह का जीवन
वो बिताते हैं, कैसे लोगों की प्रतिक्रिया होती है और वास्तव में लोगों के मन में किस तरह की भावना उनके प्रति है, ये सब दिखाया गया है। और स्वयं जो थोइबा है, जो नायक है, वो अपने समय के बदलते हुए समय के साथ जो परिस्थितियां जिनका उसको सामना करना पड़ा है, उसका विश्लेषण करता है। दिखाते हैं कि ये जेल में बंद है और शायद इसको सजा मिली हुई है, और वो फ्लैशबैक में सारी बातें याद करता है और अपने जीवन का विश्लेषण करता है। और विरोध के आरंभ में जो लोगों की सहानुभूति थी, उसमें जैसे बदलाव आया, उन सब का भी वो विश्लेषण करता जाता है और वास्तविकता को अंततः स्वीकार करता है कि अब वो हार गया है, अब ऐसा वो बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकता। एक दो और बहुत संक्षेप में मैं एक दो उपन्यासों की और चर्चा करूंगी और खत्म करूंगी, शायद समय हो गया है। तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास एक दो का मैं उल्लेख करना चाह रही हूँ इस समय। एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास तो पहले भी लिखे गए हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी तरह से इतिहास जो है उसको रेखांकित किया गया है। मेरे हाथ में ये उपन्यास है अभी, वर साहेब ओंगी सना तुम्बी, ये M.K. विनोदिनी का लिखा हुआ उपन्यास है। इसमें जैसे कि पीछे ये मार्क्सवेल है और इसके साथ मणिपुर की एक राजकुमारी सनातुम्बी नाम की जो राजकुमारी थी, वो एक तरह से उसका संबंध होता है, प्रेम संबंध होता है और दोनों साथ रहते हैं। लेकिन सनातुम्बी यहीं रह जाती है और मैक्सवेल जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो चले जाते हैं। और शुरुआत फ्लैशबैक में ही है इसमें भी कि जो बुद्धचंद्र जब चुरासान महाराज को जब ब्रिटिश ने राजा बनाया, उस समय का इसमें चित्र अंकित किया गया है। और पॉलिटिकल एजेंट के आने के साथ किस तरह से कंगला जो कि उस समय का एक तरह से राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, राजा का महल वहीं है, मैं शायद चित्र नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो वहाँ जो कंगलाशा नाम का कंगलाशा स्थापित था, उसको तोड़ दिया था। इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है। और तोड़ देने के कारण ही जो उस समय के ग्रिमवुड और एक और अंग्रेज अफसर थे, उनको राजा, उस समय के तत्कालीन राजा ने उनको कहा था कि अपना हथियार आत्मसमर्पण कर दो, हथियार डालकर। तो दो अंग्रेज जो है वो नहीं माने और इसके परिणाम स्वरूप ही वो युद्ध लड़ा गया था। जो 1891 का युद्ध है वो लड़ा गया था इसके विरोध में, क्योंकि जो दो अफसर थे, अंग्रेज अफसर थे, उनको मौत की सजा दी गई थी राजा के द्वारा। और यहाँ जो न्याय हुआ, क्योंकि उन्होंने कंगला को चोट पहुंचाई थी, उसके बदले जब उनसे कहा गया कि आत्मसमर्पण करो और हथियार डाल दो, तो वो नहीं माने। इसके प्रतिक्रिया कह लीजिए या इस पर विचार करते हुए दोनों को मौत की सजा दी। और इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने मणिपुर पर आक्रमण कर दिया था। तो ये पूरा जो उपन्यास है, इसमें दोनों का प्रेम भी दिखाई देता है और स्त्री रूप में जो सनातुम्बी है उसका जो चरित्र है उसको भी बहुत ही व्यापक ढंग से, बहुत ही अपने अस्मिता की रक्षा करते हुए, क्योंकि हर रूढ़ी का ये विरोध करती हुई दिखाई देती है उस समय भी। इस तरह का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। इसके अलावा BM मैस्नाम्बा का उपन्यास है, ये ट्रिलॉजी है। ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें निंगथेम नुबी सीरीज कहा जाता है। निंगथेम नुबी उनको कहते हैं जो वास्तव में राजमहल में काम करने वाली है, राजमहल से संबंधित स्त्रियां हैं, उनको निंगथेम नुबी कहा जाता है। इसमें ये ट्रिलॉजी ये बहुत ही BM मैस्नाम्बा ने बहुत ही शोध करने के बाद इस उपन्यास को लिखा है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें उपन्यास का आधार बनाया गया है। इसमें चंद्रकीर्ति महाराज के समय को उन्होंने चित्रित किया है और चंद्रकीर्ति की माँ जो कि कुमुदिनी थी, वो किस तरह से न्याय व्यवस्था को संभाले हुए थी उस समय की, इसको बहुत ही व्यापक ढंग से दिखाया गया है। यानी स्त्री जो राजमाता है वो न्याय देने का काम भी करती है। और अंततः इसमें
जो निंगथेम नुबी है उसकी हत्या हो जाती है। ये क्योंकि पहाड़ों से सेवा के लिए लाई गई थी, लेकिन राजा इसके प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो दुर्विसंधि है वो सब इसमें हमें दिखाई देती है कि किस तरह से राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो चलती है, और अंदर ही अंदर किस तरह की गतिविधियां होती हैं वो सब इसमें दिखाया गया है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही खत्म करूंगी, क्योंकि चर्चा के लिए तो बहुत सारे उपन्यास है, लेकिन महत्वपूर्ण मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है जिनकी चर्चा मुझे करनी चाहिए। और मैंने पहले सोचा कि मैं कहानी लूं कि उपन्यास लूं, तो मैंने सोचा कि कहानियां भी हैं और आधुनिक युग को प्रतिबिंबित करने वाले, समाज को समझने वाले, लेकिन मुझे लगा कि उपन्यास का फलक जो है वो विस्तृत है। इस माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष मणिपुर को बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकूंगी, आपके समक्ष मणिपुर का परिचय जो है वो मैं दे सकूंगी, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने उपन्यास लिया। और आप लोग ने बहुत धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और 1 घंटे तक बहुत ही ध्यान से, बहुत एक तरह से बहुत धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे समय दिया इसके लिए, और इस मौका उपलब्ध कराने के लिए आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम ई विजय लक्ष्मी जी। आपने आज के वक्तव्य में मणिपुर की भौगोलिक स्थिति, उसका इतिहास और विशेष रूप से उपन्यास के माध्यम से वहाँ के समय और समाज को जितने बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्त किया है आज के इस श्रृंखला में, मैं इस हेतु आयोजक मंडल की ओर से आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। जी धन्यवाद। और प्रतिभागी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज के इस वक्तव्य से संबंधित अगर आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आप अपना माइक ऑन करके कर सकते हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आपने साहित्य की किताबों को लेकर के मणिपुर की जो संस्कृति को आपने बताया है ना, वो बहुत ही अच्छा लगा। ये जो कहने का एक ढंग होता है, सबको अलग अलग करके कहते हैं, ऐसा ना कह करके आपने साहित्य की ही किताब को उदाहरण के रूप में लेकर उसके माध्यम से आपने मणिपुरी की संस्कृति को यहाँ पर हमारे सामने रखा है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपका व्याख्यान रहा मैडम, बहुत अच्छा लगा। हमारे पति भी वहां पर थे, तो अच्छा। कुछ दिनों के लिए मैं भी गई थी मणिपुर। जी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया है। वहां पर तमिल संस्कृति भी थोड़ा बहुत है। जी संस्कृति भी वहाँ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा सर। और ये इतने सुंदर व्याख्यान के लिए हम आयोजकों को भी साधुवाद देती हूँ। समय समय पर वो बहुत अच्छी सूचनाएं हम लोगों को मिलता रहता है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। डॉक्टर ए भवानी जी हैं, आप मदुरई तमिलनाडु से हैं और लंबे समय तक आपने हिंदी विभाग में जो है अध्यापन कार्य किया है, अभी आप सेवारत हैं। नमस्ते जी, आपके प्रति साधुवाद। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से जो भी साथी प्रश्न पूछना चाहते हो या कोई भी टिप्पणी करना चाहते हो, वो सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सबको। जी स्वागत है। मेरा नाम सौभाग्य है। मणिपुर में जो व्यवस्था है वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है। सब जायदाद, धन दौलत वो सभी माँ से बेटी को मिलेगा, वो व्यवस्था है क्या मणिपुर में? नहीं, ये व्यवस्था मेघालय में है और खासकर खासी लोगों में। मणिपुर में ये नहीं है। हाँ, मणिपुर की स्त्रियां आर्थिक रूप से संपन्न है, ये है, लेकिन मातृ सत्तात्मक नहीं है, पितृ सत्तात्मक ही है। वही व्यवस्था है जी, वो मेघालय में है। ही मेघालय में जी। ओके, अच्छा, थैंक यू मैम, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और कोई प्रतिभागी साथी की कोई जिज्ञासा है तो आप सादर आमंत्रित हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करके। आज की मुख्य वक्ता मणिपुर विश्वविद्यालय में जो सहायक आचार्य के पद पर कार्य सेवारत हैं डॉक्टर ई विजय लक्ष्मी जी, जो जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बहुत ही
महत्वपूर्ण व्याख्यान आज प्रस्तुत किया है। उसके संबंध में अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक सीमित समय में आपने इतनी ढेर सारी बातें, जब किसी पूरे इतने बड़े अंचल के साहित्य और उसकी संस्कृति पर बात करनी हो, तो उसके लिए ये 1 घंटे का समय बहुत कम होता है, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इसे समाहित किया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोगों के प्रश्न इस संबंध में इस तरह के नहीं हैं। तो आयोजक मंडल की ओर से मैं आपको बार बार जो है आभार व्यक्त करता हूँ। सभी प्रतिभागी साथियों की ओर से आपने अपना मूल्यवान समय दिया आज के इस कार्यक्रम में, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। प्रायः पूर्वोत्तर का जो समाज है, वहाँ की जो साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत है, उससे विद्यार्थी इधर के परिचित नहीं होते हैं। जो जिज्ञासु हैं या जो उस तरह की सोच रखते हैं, वो पता करते हैं, वो जान पाते हैं। तो यह बड़ा अच्छा मौका था कि आपके द्वारा ये विस्तार से आपने इस पर बताया। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का 62वां व्याख्यान था, और आज मणिपुर साहित्य और संस्कृति विषय पर बात कर रही थी मणिपुर विश्वविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर ई विजय विलक्ष्मी जी। उनका व्याख्यान हुआ। आप सभी प्रतिभागी साथियों की ओर से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ एवं समस्त प्रतिभागी साथियों की ओर से आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।